हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका अमित कुमार, स्वागत करता हूं, है ना। आज आज का जो सेशन होने वाला है, ठीक है, वो आपके जेट के पेपर 1 को लेकर है। और पेपर 1 में एक दूसरा यूनिट है जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। क्या है सर? अनुसंधान क्षमता बोल दीजिए, योग्यता बोल दीजिए, बात बराबर है, ठीक है। तो आज हम उसी की चर्चा क्लास में करने जा रहे हैं, ठीक है। 2 क्लासेस ऑलरेडी टीचिंग पे हो चुकी हैं और वैसे ही 2-2 क्लास करके और सारा चीज आपको डिटेल में मिलेगा। क्लासेस हमारी और भी चल रही हैं फटाफट, है ना। हम जेट की तैयारी कंटिन्यू तरीके से करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए तो हम शुरू करते हैं पहला क्लास रिसर्च का। अच्छा, रिसर्च क्यों पढ़ते हैं, आखिर इस यूनिट को क्यों डाला गया? अगर जेट की मैं बात करूं तो इस यूनिट को क्यों डाला गया? सर सीधी सी बात है ना। हम बनने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, हम बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर तो कहीं ना कहीं करेंगे शोध। जेट निकालने के बाद करना होता है पीएचडी, तो अगर हम पीएचडी करेंगे तो हमें रिसर्च करना ही पड़ेगा, है ना। रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च मतलब होता है क्या है? 2 वर्ड से मिलकर बना है, री एंड सर्च। री मतलब दोबारा, सर्च मतलब फाइंड आउट। तो जब हम कोई पुराना चीज को नए तरीके से कुछ नए इनोवेशन करके फाइंड आउट करते हैं, है ना, तो हम कहते हैं रिसर्च हुआ, ठीक है। क्लियर है? क्या बोला? रिसर्च। रिसर्च क्या एक प्रोसेस है जिसमें आप कुछ नया फाइंड आउट करते हैं पुराने से, है ना। फाइंड आउट समथिंग न्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, है ना, पुराने से, ठीक है। तो आज हम उसी की क्लास करने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। आ जाओ। देखो सर, बेसिक चीज है रिसर्च में, आप देखोगे ऐसे चैप्टर्स बने हैं, ठीक है। टोटल आपके पास ऐसा ही बुक आपको मिल जाएगा रिसर्च यूनिट के लिए, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल है, ठीक है। आपको इसमें कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। ये क्या है? मोर देन सफिशिएंट है आपके जेट के एग्जाम के लिए, यूसी नेट के एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें पढ़ना होता है रिसर्च क्या होता है सर। रिसर्च के अलावा अगर हम बात करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। ये हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। और वैलिडिटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है ना। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है डिटेल में, ताकि इससे सवाल आए तो छूटे नहीं, ठीक है। फिर है मेथड्स या टाइप्स ऑफ रिसर्च। बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, अलग अलग तरीके के, ठीक है। चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो, हर एग्जाम में क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स होते हैं 10-12, उसमें से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? चाहे बेसिक हो चाहे अप्लाइड हो, चाहे एक्शन रिसर्च हो, है ना, एक्सपेरिमेंटल हो, डिस्क्रिप्टिव हो, हिस्टोरिकल हो, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें क्या क्या होती है ना। हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए, स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च। स्टेप्स क्या होता है सर? किसी भी चीज का स्टेप्स क्या होता है ना। चाय बनाने का प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है सर, होता है, 100% होता है। चाय बनाते हैं सर, कैसे बनाते हैं? केतली में पानी डाले, है ना, थोड़ा सा, नहीं तो दूध डाले, पानी डाले थोड़ा सा, फिर क्या करे, खौलाए, चाय पत्ती डाले, फिर उसमें अदरक डाले, सब कुछ डाले, और फिर धीरे से मतलब चीनी लास्ट में डाल दी, चाय बन गया। ऐसे ही बनाते चाय हम लोग, है ना। तो वैसे रिसर्च का भी एक प्रोसेस है, तरीका है कि सर हम कैसे करेंगे रिसर्च। आखिर हमें कोई ना कोई बेस तो चाहिए, हम कैसे ढूंढेंगे टॉपिक, हम कैसे जानेंगे कि इस चीज के बारे में रिसर्च करना है। वो सारा प्रोसेस जो होता है, हम उसको रिसर्च का स्टेप कहते हैं या रिसर्च का प्रोसेस कहते हैं। वेरी गुड इवनिंग जी, रिमी राजसुई, स्वागत है आपका क्लास में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, क्लियर है? हाँ जी। तो ये प्रोसेस भी हमें पढ़ना है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बहुत मतलब आसान तरीके से रिसर्च में समझाने की कोशिश आपको करूंगा। रिसर्च पॉजिटिव पैराडाइम, एक होता है पॉजिटिविज्म, एक होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। अच्छा, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब बहुत बेसिक है। एक कहती है साइंस को हम सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा कहता है भैया साइंस को सोशल साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, दोनों का अलग एग्जिस्टेंस है। और इसको हम अलग बहुत बहुत डेप्थ में भी पढ़ने वाले हैं, अलग तरीके से समझाने वाले, ठीक है। चलो, फिर है एप्लीकेशन इन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स। तो पहले ये तो अलग टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। अच्छा जरा सोचो, जरा एज्यूम करो, क्या एज्यूम करना है सर? एज्यूम ये करना कि अगर आपके पास आज आपका फोन ना हो, क्या बोल रहे हो सर, हैं? फोन के बिना धरती दुनिया हिल जाती है, बात कर रहे हो, फोन ना हो, कंप्यूटर ना हो, है ना, ठीक है। हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू
कितना बेहतरीन आपका रिसर्च। डेटा कैसे कलेक्ट करोगे? कोई चीज पता करना हो तो फटाक से हम लोग एक गूगल फॉर्म बनाते हैं, भेज देते हैं। आज का दौर बिना आईसीटी के रिसर्च संभव वाली बात नहीं है। तो आईसीटी के होने की वजह से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के होने की वजह से रिसर्च कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, इसको भी हमें पढ़ना है। फिर होता है रिसर्च एथिक्स। अब जैसे हमारे नॉर्मल जीवन में कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होता है। हाँ जी, तो वैसे ही रिसर्च को करने के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, है ना। रिसर्च को करने के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं। अलग अलग लोगों ने कुछ बातें भी कही है, उसको भी हम देखेंगे, है ना। और डिटेल में इसकी पढ़ाई करेंगे, कौन कौन से चीज नहीं करने चाहिए रिसर्च के लिए, रिसर्च करने के दौरान, ये भी हम डिटेल में रिसर्च एथिक्स में पढ़ेंगे। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर है बात? हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है थीसिस आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट, स्टाइल एंड रेफरेंसिंग। ये क्या भैया, कि जब हम थीसिस या आर्टिकल को लिखते हैं तो उसका रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। अब थीसिस क्या होता है सर? अब आप जब पीएचडी करेंगे तो पूरी शोध को अपना एक बुक के फॉर्म में लेके आएंगे, है ना, कि भैया हमने ये काम किया, ऐसे ऐसे चीजें हुई, और वही चीज जो है क्या कहलाता है, थीसिस कहलाता है। और पेपर क्या होता है सर? पेपर होता है जब आप अपने छोटे छोटे काम को, छोटे छोटे रिसर्च को अच्छे अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करवाते हैं, वो आपका पब्लिकेशन निकलता है, उसको हम रिसर्च पेपर कहते हैं। अब इसमें हमें करनी पड़ती है रेफरेंसिंग। क्या होता है सर रेफरेंसिंग? रेफरेंसिंग कहने का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को किसी अदर जगह से उठाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने पेपर में किसी पर्टिकुलर डेटा का यूज किया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेटा का यूज किया, वो डेटा जो है जहां से यूज किया गया उसको आपको पेपर में दर्शाना ही रेफरेंसिंग कहलाता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद क्या सर? उसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक भी हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये था चैप्टर। अब ये आपका ये सारा आपका क्या है सर? ये जो देख रहे हैं ये सिलेबस है, यही सिलेबस आपको पढ़ना है। रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, मेथड्स, डिस्क्रिप्शन, ये सारा स्टेप्स, थीसिस आर्टिकल, मैंने एक्चुअली आपको सिलेबस ही बताया। ठीक है, ऑलरेडी आपको सिलेबस बता चुका हूं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइए सर, रिसर्च का मतलब समझते हैं, है ना, रिसर्च का मतलब समझते हैं। ठीक है, आ जाइए। चलिए, क्या है रिसर्च? द वर्ड रिसर्च इज डिराइव फ्रॉम द मिडिल फ्रेंच वर्ड। किससे आया भैया? मिडिल फ्रेंच वर्ड से आया है, रिसर्चे, है ना, रिसर्चे मतलब क्या है? टू गो अबाउट सीकिंग, मतलब क्या है? खोजते रहना, जिसका अर्थ क्या है भैया? खोजते रहना, है ना। रिसर्च का मतलब क्या है? खोजते रहना। रिसर्च क्या है? केयरफुल एंड डिटेल्ड स्टडी है स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, कोई कंसर्न का या कोई इशू का, जिसमें हम क्या करते हैं? साइंटिफिक मेथड के थ्रू क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च क्या है सर? कोई भी पुरानी चीज हमें पता चल गई, उसको प्रॉब्लम बनाना और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ये देखो, इट हेल्प्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड अराइव एट ए न्यू कंक्लूजन। तो ये बात मैंने बोला कि रिसर्च क्या करता है? रिसर्च कुछ नए प्रॉब्लम जो है उसको फाइंड आउट करता है और उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराता है, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराता है। क्लियर है बात? हाँ जी, आइए चलिए, किसी भी और उच्च शिक्षा संस्थान का जीवन धारा है रिसर्च। मतलब अगर आपके इंस्टीट्यूशन में रिसर्च नहीं हो रहा तो भैया आपका इंस्टीट्यूशन माना नहीं जाएगा। आप देखो, नैक की एक्रेडिटेशन होती है ना, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन का रैंकिंग मिलता है, उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि रिसर्च कितना अच्छा है उस इंस्टीट्यूशन का, है ना, कि रिसर्च पैरामीटर कितना अच्छा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रिसर्च के बारे में बेसिक जानकारी आपको मिल चुकी है। अच्छा, अब यहां पढ़ते हैं, जो जैसा कि मैंने कहा था, रिसर्च का क्या मतलब है जी? दो शब्दों से मिलकर बना है, नेमली क्या? री मतलब होता है, और सर्च। री मतलब होता है अगेन, मतलब दोबारा, और सर्च मतलब होता है टू फाइंड आउट, है ना। तो मतलब पुनः खोजना। रिसर्च का मतलब क्या हुआ? पुनः खोजना।
पुनः कब खोजेंगे, जब ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टेंस में होगा। और जब ऑलरेडी हमारे पास कुछ चीज एग्जिस्टेंस में होगी, जैसे आपने देखा होगा ना कभी कभी कुछ चीजें जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में क्या आता है कि सर इसमें ना कुछ चीज कमी है, इसको ना कुछ चीज और इसमें होना चाहिए, कुछ पढ़ने के बाद ये चीज कुछ और होना चाहिए। तो उसमें जो आपको प्रॉब्लम दिखता है ना, जो भी प्रॉब्लम, पेपर्स पढ़ते हो, बड़े बड़े बुक्स पढ़ते हो, कुछ चीजें आप पढ़ते हो और कुछ टॉपिक में आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज इसमें कमी है, दैट कमी इज नॉन एज प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, है ना। अब वो प्रॉब्लम क्या होता है, फिर उसी प्रॉब्लम के बेस पर हम बहुत सारे पेपर्स पढ़ते हैं, हमें और चीजें पता चलती है और फाइनली उस चीज पे हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको हम शोध कहते हैं, उसको खोजते हैं। क्लियर है? हाँ जी, आइए चलिए बढ़े आगे। सर देखिए कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से रिसर्च को डिफाइन किया है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है जॉन डब्ल्यू क्रिसवेल के अनुसार, क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि अनुसंधान किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए उपयोगी किए जाने वाले चरणों की एक प्रक्रिया है। तो क्या बोला, रिसर्च है क्या भैया, रिसर्च बोला एक प्रोसेस है, क्या क्या करेगा सर, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। आप क्या करने के लिए सर, जो रिसर्च का प्रोसेस है ताकि वो क्या कर सके, कलेक्ट कर सके, एनालाइज कर सके, क्या इंफॉर्मेशन को। क्यों इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना भाई, ताकि आपकी समझ को बढ़ाया जा सके, ताकि आपकी सोच को बढ़ाया जा सके, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाया जा सके, है ना। क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, देखो ये सब चीजें आपके लिए डेफिनेशन ही है अलग अलग लोगों का, मैं एक डेफिनेशन मैंने पढ़ा दिया है, आप इसको आगे पढ़िएगा, ठीक है। आ जाओ, तो हम शुरू कर रहे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च पे, है ना। हम लोग किस पे बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिसर्च के लिए ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना। तो मैंने कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स डाल रखे हैं जो नॉर्मली सभी के लिए सही माना जाता है। तो पहला क्या है, सबसे पहला सर रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना, समस्याओं का समाधान खोजना, ठीक है, समस्याओं का समाधान खोजना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल इश्यूज, जो भी आपके प्रैक्टिकल मुद्दे हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक पहला उद्देश्य क्या होता है रिसर्च का, ये काम। एग्जाम्पल क्या है सर, रिसर्च ऑन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन इन सिटीज। तो किस बात पे, शहर में जो वायु प्रदूषण है उसको कम करने के लिए अगर आप शोध करते हैं तो ये भी एक पर्पस हो सकता है रिसर्च का, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये एक पर्पस हो सकता है। दूसरा पर्पस सर इंफॉर्मेशन लेना, क्या सर, जानकारी प्राप्त करना, कि हम लोग पढ़ते हैं ना कभी कभी कोई चीज पढ़ते हैं ताकि हमको जानकारी हो जाए, तो रिसर्च आप इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी वेद पुराण को आपको जानना है और आपके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, है ना, तो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए सर फटाक से जाओगे, उसको कलेक्ट करोगे, गैदर डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, और आराम से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद फिर बता पाओगे कि हाँ हाँ ये चीजें इसमें होती है। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, मार्केट रिसर्च ऑन कस्टमर प्रेफरेंस, की कस्टमर कौन कौन सा चीज खरीदता है, ये भी एक रिसर्च का पार्ट है। क्योंकि रिसर्च सिर्फ एकेडमिक रिसर्च नहीं होते हैं, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाओगे, बड़े बड़े कंपनीज में जाओगे तो वहां भी रिसर्च करता है, तभी आपको ये पता चल पाता है मार्केट में कि ये चीज ट्रेंड में है ना। हम कहते हैं ये चीज बहुत देख रहे हैं सब जगह, क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि कंपनी रिसर्च करवाती है कि कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है भाई, और कस्टमर को जो पसंद आ रहा है वही चीज हम मार्केट में लेके आएंगे। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो रिसर्च, है ना। अच्छा, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, कि भैया आने वाले फ्यूचर में क्या क्या ट्रेंड्स होने वाला है, ठीक है, ये भी हेल्प करता है। सर अभी प्री वेडिंग का कहानी चला था, है ना, और अभी चल रहा है पूरा, तो जब ये कॉन्सेप्ट आया होगा सोचो, तो किसी ने सोचा होगा कि अच्छा ऐसा ऐसा चीज करते हैं तो हो जाएगा, और शुरू किया होगा, तो इसको बोलते हैं प्रिडिक्ट करना, है ना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। हेल्प्स इन फोरकास्टिंग आउटकम, जैसे स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। अच्छा एक और एग्जांपल है, आप शेयर परचेज करते हो ना, सबको आजकल सर शेयर परचेज करता है, सबको शेयर में इन्वेस्ट करता है, तो आप क्या करते हो, पिछले 2-3-4 महीना के बेस पर आप क्या करते हो, आप किसी पे इन्वेस्ट करते हो कि अच्छा अच्छा ये ना इसका
ये शेयर लगातार बढ़ रहा है, हम इस पे शेयर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये शेयर लगातार घट रहा है, हो सकता है बढ़ेगा, हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे। तो रिसर्च का पर्पस है और क्या हो सकता है, फ्यूचर के प्रेडिक्शंस के लिए, ठीक है। अच्छा, और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है सर, टू डेवलप न्यू टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, है ना, अलग अलग तरीके से आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, ठीक है। और पढ़ाई करने के बाद जब आपको लगता है कि नहीं नहीं इसमें कुछ नई चीजें ऐड करनी चाहिए, तो आप रिसर्च करते हो, ठीक है। तो आप समझते हो चीजों को, शोध करते हो क्या इसमें चीजें होनी चाहिए, और उसी बेस पर हम कुछ इनोवेटिव चीजें निकाल के लेके आते हो और उसको ऐड कर देते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है। इनोवेट्स बेटर मेथड्स, आप सही तरीके ढूंढते हो, अच्छा तरीका ढूंढते हो, ठीक है। क्लियर है, आ जाओ। अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, आइए। टू वेरीफाई टेस्ट एग्जिस्टिंग थ्योरीज, टू वेरीफाई टेस्ट एग्जिस्टिंग थ्योरीज, क्लियर है। आइए सर, क्या करना है, जो पुरानी थ्योरीज है, जो पुरानी थ्योरीज है, ठीक है, पुरानी थ्योरीज को क्या करना है भाई साहब, पुरानी थ्योरीज को वेरीफाई करना है कि भैया जो थ्योरीज बन चुकी हैं क्या वो सही है कि नहीं है, क्या वो सही है कि नहीं है, क्या ये थ्योरीज जो हैं कितने हद तक सही कही गई हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है तो हम उस पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसको चेंजेस करके आते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है जी। आइए, अब है रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च की कुछ विशेषताएं, है ना। क्या विशेषता हो सकती है सर, रिसर्च की क्या विशेषता हो सकती है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ अभी तक तो नहीं होना चाहिए, क्या क्या विशेषता हो सकती है, आइए देखते हैं। कह रहा है देयर आर सर्टेन कॉमन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च के प्रोसेस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं होती है। कह रहा है हालांकि सावधानी बरतने की बात यह है कि इन विशेषताओं के अर्थ और दायरे में ओवरलैपिंग है, वे सुनिश्चित करते हैं कि शोध पूर्वाग्रह हो, यानी कि पहले से प्रोडक्शन के बेस पर ना हो, है ना, वैलिडेट, हाँ वैलिडेशन भी होगा, वैलिडिटी, और आपके पास सब पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो, है ना। पूर्वाग्रहों और व्यक्तिपरक त्रुटियों से मुक्त हो, इसका मतलब क्या होता है सर, ये बायस फ्री हो, है ना, बायस फ्री हो, प्रेजुडाइसेस नहीं हो, इसका मतलब क्या होगा सर, हम पहले से ही ना प्रिडिक्ट कर लें कि अच्छा इसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। हम जब रिसर्च करें तो हम इस बात का ध्यान रखें कि जिस वे में चीजें हो रही है उसी वे में हो, जो ऑथेंटिक हो वही करें। अब हम अपने कुछ पुराने एजम्पशन, कुछ अपनी मान्यताओं के बेस पर, अपनी अवधारणाओं के बेस पर हम उस रिसर्च का रिजल्ट ना खराब करें, ठीक है, उस रिसर्च का रिजल्ट ना खराब करें। क्लियर है, हाँ जी। तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट जो आपका रिसर्च का टाइप्स आएगा वो होता है ऑब्जेक्टिविटी, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिविटी। देखो रिसर्च जो है बिना पक्षपात का होना चाहिए, रिसर्च शुड बी, हाँ क्या, विदाउट एनी बायस, है ना, रिसर्च शुड बी विदाउट एनी बायसनेस, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, है ना। सर पक्षपात होगा तो रिसर्च का आपका खराब होगा, आप अच्छे तरीके से इसको इंप्लीमेंट नहीं करवा पाओगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि रिसर्च, इट मींस द रिसर्च विदाउट एनी बायस, ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर built around it. Researchers usually take utmost precautions that results are not affected by their own presence, behavior, attitude. तो ये क्या कह रहा है कि जो रिसर्चर होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि भैया मेरे किसी प्रिडिक्शन की वजह से, मेरे किसी अवधारणा की वजह से रिसर्च में कोई इंपैक्ट आ जाए और बायस्ड हो जाए रिसर्च, है ना, रिसर्च बायस्ड हो जाए, रिसर्च बायस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिसर्च फ्री होना चाहिए सभी चीजों से। दे क्रिटिकली एग्जामिन द रिसर्च मेथड्स टू अवॉइड बायसनेस, तो है ना, तो रिसर्च के मेथड्स को वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं और बायसनेस से दूर रखते हैं, पक्षपात से दूर रखते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब उसके लिए कुछ कुछ मेजर्स अपनाते हैं। द फॉलोइंग मीन्स कैन बी अडॉप्टेड टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी ड्यूरिंग रिसर्च प्रोसेस। तो भैया क्या बोल रहा है, क्या इसका मतलब होता है ना, कुछ कुछ प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कुछ कुछ साधन, कुछ कुछ अपनाए जाते हैं। क्या क्या अपनाए जाते हैं, सबसे पहले प्रोसीजरल सेफगार्ड, है ना, मतलब
प्रक्रियात्मक सुझाव सुरक्षा क्या कह सकते हैं इसको, क्या प्रोसेस जो कर रहे हैं, जो हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या क्या सुरक्षा रखा जा सकता है, इसकी बात कर रहा है। देखो कह रहा था प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स एज इट फॉलोज, है ना। क्या कह रहा है कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों में शामिल प्रक्रिया इस प्रकार है। क्या क्या, सबसे पहले क्या करेगा भैया, कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड, जब आप, है ना, किसी का ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा एनालिसिस इन अ फॉर्म दैट द अदर रिसर्चर्स कैन अंडरस्टैंड। देखो सीधी सी बात है, जब भी रिसर्चर कोई काम करते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर एक डेटा रखते हैं, प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि अगर उस पर कोई और रिसर्च करे, कोई और शोधकर्ता रिसर्च करे, तो भाई साहब उसको आसानी हो। जैसे अगर आपके पास लिटरेचर रिव्यू ना हो, अगर आपके पास कोई पेपर्स ना हो, आपके पास कोई अगर बुक ना हो, तो आप ये कैसे वैलिडेट कर पाएंगे कि जो आप पॉइंट कह रहे हैं वो सही है या गलत है। तो उसके लिए बुक होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप भी एक प्रोसेस, एक रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि जो आपने रिसर्च करा है उसको समझने के लिए जो अगले शोधकर्ता होंगे उनको आसानी पड़े। तो हमें ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, ये काम ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। आइए, मोस्ट साइंटिफिक रिटर्न, अच्छा क्या बोल रहा है ये देखिए, दूसरा, पहला तो प्रोसीजरल सेफगार्ड अपना लिए, कह रहा है मोस्ट साइंटिफिक रिपोर्ट आर रिटेन इन अ सिमिलर फॉर्म एंड पब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट। क्या बोल रहा है, तो जो मोस्टली जो रिपोर्ट बनती है वो एक ही फॉर्म जैसे होते हैं, एक ही जैसे होते हैं ना। तो ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारा जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट की बात की जानी चाहिए। ठीक है, दीज रिपोर्ट कम्युनिकेट आइडियाज टू इंटायर साइंटिफिक कम्युनिटी एंड ओपन दोज टू आइडियाज टू क्रिटिसिज्म। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है भाई साहब ऐसा मत करो, है ना, ऐसा मत करो कि आप अपने तरफ से अपनी तरीके से रिसर्च को दिखाओ। जो रिसर्च कह रहा है, अगर वो क्रिटिसिज्म मांग रहा है, आलोचना है जिस टॉपिक पे आप कर रहे हो, तो आलोचना करो, अगर उसकी प्रशंसा हो रही है तो प्रशंसा करो, जैसा आप काम कर रहे हो उस हिसाब से रिसर्च दिखाओ। ठीक है, क्लियर, आई होप क्लियर होगा। चलिए अब उसके बाद क्या है सर, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इट मींस सर यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स होना चाहिए सारे फेज ऑफ डेटा कलेक्शन में। अब ये क्या होता है, हर दुनिया में कोई भी चीज आप करते हो उसका एक स्टैंडर्ड सेट होता है। जैसे आपके एग्जाम पास करने का भी स्टैंडर्ड है ना, कि सर 35% में हम एग्जाम पास करेंगे, उससे कम में नहीं पास कर पाएंगे। ठीक है सर, रिसर्च कैन बी बायस्ड और नॉट, नो, रिसर्च कैन नॉट बी बायस्ड, रिसर्च नेवर बी बायस्ड, कभी नहीं होना चाहिए। रिसर्च कैन नॉट बी बायस्ड। अगर रिसर्च बायस्ड होगा फिर वो वाई विल डू रिसर्च, क्यों रिसर्च करेंगे हम, है ना। रिसर्च ऑलवेज बी बायस फ्री, है ना, रिसर्च ऑलवेज बी बायस फ्री। ठीक है, पक्षपात नहीं होना चाहिए कि भाई मैं काम कर रहा हूं तो मैं पहले से मेरा वाला जो है वो सही होगा, नहीं। रिसर्च आप कर रहे हो तो ऑथेंटिक, व्हाई वी डू रिसर्च, क्यों करते हैं, फॉर द सोसाइटी, टू गिव बेनिफिट्स टू द सोसाइटी, है ना। अभी तक इतने सारे योजनाएं आपको मिली है, वो कहीं ना कहीं किसी ने रिसर्च करा होगा तब वो योजनाएं आपको मिल रही हैं। सो इफ यू डू रिसर्च यू हैव टू फॉलो द रूल्स, है ना, यू हैव टू फॉलो द रिसर्च एथिक्स, राइट। सो ध्यान रखिएगा। आइए, और उसके बाद क्या बात कर रहा था मैं, स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन यहां भी होनी चाहिए, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन यहां भी होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड तय करो, उसको बोलते हैं मानकीकरण कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, मानकीकरण। ठीक है, अच्छा, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ये क्या है सर, ये क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी अवधारणा है ना, कह रहा है इट इज बेसिकली स्टैंडर्डाइजिंग द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उसको स्टैंडर्डाइज करके रखना। ठीक है, एक मानकीकरण तय करके रखना। ठीक है, an operational definition of concept define that the concept in terms of how it is measured or what operation produce it। तो क्या कह रहा है कि, क्या कह रहा है सर, ये सीधी सी बात कह रहा है, जो भी आप कॉन्सेप्ट ऑपरेशन के मतलब जो भी आप कॉन्सेप्ट बताएंगे, है ना, उसका एक मानकीकरण होना चाहिए, बस। ठीक है, चलिए
उसके बाद है, देखो आ गया ना, अवॉइडिंग बायस है, बायस फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, पर्सनल बिलीफ, ऑब्जर्वर्स, पर्सपेक्टिव्स, ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस, सब से इग्नोर करना है ना, हमको क्या करना है, बायस से इग्नोर करना है। देखो, कैन डिस्टॉर्ट ऑल डेटा, बोला ना कि अगर आप बायस्ड होंगे तो वो सारे डेटा को खराब कर देगा, वो सारे डेटा को खराब कर देगा। सो इसलिए कभी भी रिसर्च करने के वक्त में आप बायस्ड नहीं होंगे, है ना। कैन एज वी नो दैट रिसर्च फॉलो साइंटिफिक अप्रोच, रिसर्च क्या फॉलो करता है, साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करता है विद द सोल पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, सच्चाई को ढूंढने के लिए वो साइंटिफिक अप्रोच लगाता है, which is hidden and which has not been discovered yet as yet, ठीक है। but the finding the truth may be affected by the certain kinds of biases, so the most formidable challenge in research is to remain objective and free from biases। तो ये कह चाह रहा है कि जब आप कोई रिसर्च करेंगे तो हो सकता है वो जो काम हो, वो बातें हो, वो आपके सोच से मैच नहीं करेगी, फिर भी आपको वही दिखाना है जो रिसर्च कह रहा है, ना कि जो आपका सोच कह रहा है। हो सकता है रिसर्च आपके उस जो रिसर्च कह रहा है वो आपसे विपरीत हो, आपको यही बात दिखानी है, आपको यही बात दिखानी है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। सो इसीलिए रिसर्च को हमेशा ऑब्जेक्टिव रखना है और बायस फ्री रखना है, क्या रखना है, पक्षपात से मुक्त रखना है। देयर कैन बी अ वैरायटी ऑफ बायस डिस्टॉर्ट पीपल इंप्रेशन ऑफ कलेक्टेड डेटा, बोल रहा है बहुत सारे बायसनेस हो सकते हैं, आइए हम उस पर कुछ कुछ चर्चा करें। तो किस तरह के बायसनेस होते हैं, किस तरह से पक्षपात होते हैं। जैसे पहला जो पक्षपात है, पहला जो बायसनेस है वो है, पहला है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। अब देखो, एक कल्चर का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आपके कल्चर का ओपिनियन कुछ और हो सकता है। तो वही कह रहा है, वंस कल्चर ओपिनियन क्रिएटेड बाय मीडिया से सोशल मीडिया कैन इन्फ्लुएंस पीपल टू एक्सेप्ट पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू, है ना। तो कोई भी एक कल्चर को अगर कोई डिफाइन कर रहा है, हो सकता है सोशल मीडिया में कुछ कहा जाए ऐसे बातें, है ना, सोशल मीडिया में ही कुछ ऐसी बातें कही जाए जिसकी वजह से लग सकता है, क्या लग सकता है कि सर वो कुछ अलग व्यू बता रहा है ना, और रियलिटी कुछ अलग है। दूसरा है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस क्या होता है, आपके कुछ थॉट्स, आपके कुछ आइडियाज, आपकी कुछ मान्यताएं, आपकी कुछ अवधारणाएं ऐसी होती है जो कभी कभी आपके रिसर्च के विपरीत चली जाती हैं, तो वो पर्सनल बायसनेस रिसर्च में नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, वो पर्सनल बायसनेस रिसर्च में कभी नहीं होना चाहिए। क्लियर है, हाँ जी। ये क्या करेगा, ये आपके रिसर्च को हैम्पर करेगा। क्लियर है, हाँ जी। आइए, तीसरा है ऑब्जर्वर बायस। तीसरा क्या है, ऑब्जर्वर बायसनेस। सर ऑब्जर्वर बायसनेस क्या होता है, जो रिसर्च कर रहा है ना, उस वो बायस कितना है, ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्व करने वाले, है ना, पर्यवेक्षक, क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह। कुछ घटनाओं को कुछ लोगों द्वारा सार्थक माना जाता है और दूसरों द्वारा सार्थक नहीं माना जाता। शोधकर्ता स्वयं कुछ संस्कृतियों और समाजों में पले बड़े थे, उनसे भूमिका की अपेक्षाएं भी होती है। ये सभी पृष्ठभूमि कारक शोधकर्ताओं द्वारा अपने जीवन में घटनाओं को देखने और उनकी व्याख्या करने के तरीकों को प्रभावित करता है। तो ये सीधी सीधी बोल रहा है कि जो ऑब्जर्व कर रहा है, रिसर्चर जो है, जो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, हो सकता है उसका इंपैक्ट कुछ और रहा हो सकता है वो किसी और चीजों में पला बड़ा हो सकता है वो किसी और कल्चर के साथ रहा हो, बट रिसर्च अगर कह रहा है दूसरे कल्चर को के बारे में, तो आपको वही बताना चाहिए। आप अपना कुछ बायसनेस नहीं लगाना चाहिए, जो आपने ऑब्जर्व किया वो बात नहीं लगाना चाहिए। क्लियर है, हाँ जी। फिर एक्सपेक्टेंसी बायस। सर ये क्या होता है, सर रिसर्चर समटाइम्स एक्सपेक्ट टू फाइंड स्पेसिफिक आउटकम, है ना। कभी कभी रिसर्चर क्या होता है, सोचते हैं कि रिजल्ट ए आएगा और रिजल्ट आ जाता है बी। क्या सोचते हैं कि रिजल्ट ए आएगा और आ जाता है रिजल्ट बी, है ना। तो अगर रिजल्ट बी आ जाता है, ठीक है, अगर रिजल्ट बी आ जाता है तो भैया रिजल्ट बी ही रहने देना चाहिए। अपने हिसाब से, अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पक्षपात नहीं करना चाहिए, अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पक्षपात नहीं करना चाहिए। क्लियर है बात, हाँ जी। आइए अब नेक्स्ट है सर प्लेसबो बायस। प्लेसबो बायस क्या होता है सर, कह रहा है इट ऑपरेट्स व्हेन पीपल स्ट्रांगली वांट टू बिलीव इन अ ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल, है ना। फॉर एग्जांपल कह रहा है मेनी पीपल मे क्लेम टू फील बेटर
आफ्टर टेकिंग प्लेसबो सच एज शुगर पिल, है ना। अब ये देखो क्या है ना, ये होता है ना, जैसे बचपन में होम्योपैथी वाली दवाई आती है, तो हम लोग नॉर्मल दवाई खा रहे होते थे ना, तो बच्चे लोग जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी जिद करने लगते हैं, हम भी दवाई खाएंगे, हम भी दवा खाएंगे, हमको भी बुखार लग गया, हमको भी बुखार लग गया। तो हम डॉक्टर से क्या करते थे, बोलते थे डॉक्टर साहब कुछ दे दो थोड़ा सा, और वो भी जब हम दवाई खा रहे होते तो वो भी खा रहा होता था, तो उसको भी फील होता था कि नहीं नहीं हम ठीक हो गए। तो इसको बोलते हैं प्लेसबो बायस, है ना, कि आप भी कुछ दूसरे चीज की वजह से क्या हो रहे हैं, इफेक्ट अपने आप को होने दे रहे हैं। जैसे जबकि हमने कुछ नहीं करा, फिर भी कुछ एक छोटी इंसिडेंस होने के बावजूद आपको लगता है कि क्या है, ये ठीक हो गया, जबकि हमने कुछ नहीं किया, है ना, बस एक प्लेसबो दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेसबो बायस, जो होना नहीं चाहिए। उसके बाद है रिलायबिलिटी। उसके बाद क्या है, रिलायबिलिटी। ये दो वर्ड है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, बाकी डिटेल में कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। एक तो है रिलायबिलिटी, दूसरा है आपका ये वैलिडिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो एक ऐसे यूनिट हैं, ऐसे चीज हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। क्या होता है, कंसिस्टेंसी। मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो उसके रिजल्ट में कितना कंसिस्टेंसी है, मतलब बार बार सेम रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। जैसे मैं रिसर्च किया, सेम चीज कोई और रिसर्च किया, सेम चीज कोई तीसरा रिसर्च किया, और तीनों के रिसर्च में समानता है कि नहीं, ये आपका बताता है रिलायबिलिटी। वैलिडिटी बताता है एक्यूरेसी को, कि आप जो चीज देख रहे हो, जो चीज मेजर कर रहे हो, जो चीज माप रहे हो, वो कितना अच्छा है। जैसे आप तो ये देख रहे हो, मान लो एक थर्मोमीटर है, आप थर्मामीटर से चेक कर रहे हो हर बार कि भाई साहब 100 डिग्री बुखार है, हर बार 100 डिग्री आपके पास आ रहा है, लेकिन बाद में, ये हो गया रिलायबिलिटी, हर बार 100 डिग्री आ रहा है, कंसिस्टेंट रिजल्ट है। लेकिन बाद में आप ये देखोगे कि क्या थर्मामीटर सही है या नहीं है, ये बात हो गई आपकी क्या, वैलिडिटी, जो एक्यूरेसी को बताता है। ठीक है, सो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी विल बी डिस्कस टुमारो। ठीक है, सॉरी डे आफ्टर टुमारो, ये आपकी टीडीएस में क्लास चल रही है, तो डे आफ्टर टुमारो ये डिस्कस आपकी होगी परसों 7 बजे मिलेंगे इसी क्लास में। शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा क्लास को, अगर क्लास अच्छा लगाओ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आज आ गया था, और कल वाले क्लास में भी है, बट आई होप, ठीक है। हाँ, वैलिडिटी, वैलिडिटी इज एक्यूरेसी, रिमिराज, वैलिडिटी इज एक्यूरेसी। ओके, कि कितना कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है ना। चलिए, तो आज का क्लास इतना रह देते हैं, मैं दोनों क्लास को कोशिश करवाऊंगा मर्ज कर देने का। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।